हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में कि जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो क्या होती है, क्या उसका यूज होता है, कैसे उसको हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके जो है हम इसको पढ़ेंगे और डिटेल में समझेंगे। तो आपने देखा होगा इससे प्रीवियस सेशन में हमने क्या क्या टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए, लेवी ऑफ जीएसटी पढ़ रहे थे जिसमें कि हमने देखा था टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होता है, अगर हमें जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड होना होता है तो उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा। ठीक है, फिर आगे हमने देखा था एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी के जीएसटी से अगर हमें एग्जेम्पशन चाहिए होता है या फिर कौन से ऐसे बिजनेस है, कौन से ऐसे पर्सन है जो जीएसटी के दायरे से बाहर रहते हैं, ये समझा था। फिर ठीक है, फिर देखा था सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स में क्या था कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको गवर्नमेंट जो है एज ए सप्लाई कंसिडर करती है। फिर आए थे हम टाइप्स ऑफ सप्लाई पर। टाइप्स ऑफ सप्लाई की बात करें तो टैक्सेबल सप्लाई थी और नॉन टैक्सेबल सप्लाई का टॉपिक था। फिर द कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई। कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई का ही आज हम थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट था प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई आपको याद होगा। फिर था यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई और आज के सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये तीनों क्या है, थ्री कंपोनेंट्स हैं जिस पर की जीएसटी का टैक्स जो है मतलब कि बेस्ड होता है, ओन्ड होता है, आप एक तरह से समझ सकते हैं। तो आज हम डिटेल में यही जानने वाले हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई कि ये क्या होता है, क्या इसका यूज होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। बहुत इजी वर्ड्स में आपको बताऊंगी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे द अमाउंट ऑफ मनी दैट द सेलर कलेक्ट्स फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज that he supplies is considered as the value of supply। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है, द अमाउंट ऑफ मनी। देखिए वैल्यू की बात हो रही है तो मतलब कि मनी से रिलेटेड है ये। तो यहाँ पर क्या है कि सप्लाई की वैल्यू क्या होगी, जो अमाउंट होता है मनी का मतलब कि जितने पैसे होते हैं जो सेलर जो है कलेक्ट करता है किसके लिए, गुड्स और सर्विसेज के लिए जो उसने सप्लाई की होती है। मतलब कि सप्लाई करने के बदले में जो उसको अमाउंट ऑफ मनी जो सेलर कलेक्ट करता है उसको अमाउंट ऑफ मनी मिलता है, वो क्या होता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई होता है। ठीक है, फिर आगे और लिखते हैं यहाँ पर द अमाउंट ऑफ मनी दैट a seller collects from the buyer। आप इसको हिंदी लैंग्वेज में कैसे याद कर सकते हैं कि वो वाला पैसा जो सेलर है किससे कलेक्ट करता है, फ्रॉम द बायर। बायर जो होगा खरीदेगा तो सेलर को पैसे देगा, तो वो भी क्या होता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ही इसको भी कहा जाता है। आप दोनों में से जो आपको इजी लगे डेफिनेशन वो वाली आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगे कहा गया है कि जब भी दोनों पार्टीज होती हैं वो रिलेटेड होती हैं या फिर वैल्यू जो होती है उनकी वो रीजनेबल होती है या फिर वैल्यू जो होती है वो रीजनेबल चार्ज नहीं होती है, तो ट्रांजैक्शन मतलब एक एक्सचेंज उसमें समझेंगे
तो जीएसटी जो है चार्ज होता है ट्रांजैक्शनल वैल्यू पे, जो कि हमारा, आप जैसे समझिए आपने सामान खरीदा और उस पे क्या होगा, वैल्यू पर ही जो है जीएसटी चार्ज होगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई जब रिलेटेड होती है। तो आप अगर इजी वर्ड्स में और मैं बताऊं, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो टोटल अमाउंट रिसीव होता है या फिर रिसीवेबल फॉर अ सप्लाई के लिए, जैसे सेल प्राइस हो गए, डिस्काउंट हो जाता है, रिबेट्स हो जाते हैं, सब्सिडीज, टैक्स हो जाते हैं, ड्यूटीज, फीस, पैकेजिंग कॉस्ट हो जाती है, कमीशन ले सकते हैं आप, इसमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ले सकते हैं। बट इसमें आप जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या रखते हैं, जीएसटी अमाउंट को एक्सक्लूड रखते हैं, रिफंडेबल जो डिपॉजिट होते हैं उसको एक्सक्लूड रखते हैं, और जो आईटीसी मतलब कि जो टैक्सेस पहले से ही पे हो चुके होते हैं उनको इसमें से एक्सक्लूड रखा जाता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं एग्जाम्पल, सेल प्राइस, जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 ही ले लेते हैं, ठीक है, ताकि इजी में समझ आए। फिर डिस्काउंट लेते हैं इस पे 10 रुपीज का, डिस्काउंट भी हो गया। फिर टैक्सेस ले लेते हैं, बट टैक्सेस कैसे, बिफोर जीएसटी। टैक्सेस कितने लगे, 5 रुपीज के, ठीक है, रुपीज है सारे जितने भी मैंने लिखे हैं अभी। फिर यहाँ पे हमें निकालना है वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई की अगर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे टोटल सेल प्राइस क्या है, 100 में से हम माइनस क्या कर देंगे, 10 रुपीज को, तो कितना बचेगा यहाँ पे 90 रुपीज। बट 90 रुपीज में से हम ऐड कर देंगे टैक्सेस को, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाते हैं और 5 रुपीज ऐड करते हैं, तो यहाँ पे 105 में से 10 माइनस होंगे, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना बचेगा, यहाँ पे 95 रुपीज जो है हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब कि ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आगे लिख भी देती हूँ, जीएसटी लायबिलिटी will be calculated on ₹95। तो जो भी जीएसटी बनेगी वो किसके ऊपर, मतलब जीएसटी हमें पे कितने करनी होगी, 95 रुपीज। तो जीएसटी की लायबिलिटी कैलकुलेट होगी 95 रुपीज पर ही, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब मैं बता देती हूँ, केसेस बता देती हूँ कुछ, की जब भी दोनों पार्टीज रिलेटेड होंगी और जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, रीजनेबल होगी बट मे नॉट बी चार्ज, या फिर ट्रांजैक्शन जो होगी वो कैसे होंगी, एक्सचेंज में होंगी, ठीक है। तो जीएसटी जो होगी चार्ज कहाँ पर होती है, ट्रांजैक्शनल वैल्यू ऑफ सप्लाई जो होती है, मतलब कि ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू होती है सप्लाई के उस पर जीएसटी चार्ज होती है जब दोनों पार्टीज रिलेटेड होती हैं। जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होता है, दूसरी बात बता रही हूँ, ठीक है, द वैल्यू ऑफ सप्लाई जब भी पार्टीज कैसी होती है, अनरिलेटेड होती है, तो ट्रांजैक्शन जो होता है नॉर्मल बिजनेस कोर्स में होता है, ठीक है। इट इज द रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर दैट जीएसटी इज प्रॉपरली चार्ज। हमें देखना होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से कि जीएसटी जो है वो प्रॉपरली चार्ज हुआ है, कलेक्ट हुआ है, और जो फुल पेमेंट है उसकी पेमेंट जो है वैल्यू वो क्या है, ठीक है। तो मतलब हमें बेसिकली वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या ध्यान रखना होता है कि जो ट्रांजेक्शन के टाइम, सप्लाई के टाइम जो अमाउंट आ रहा है वो सेलर कितना कलेक्ट कर रहा है, ये सारी चीजें, ठीक है। अगर मैं इसके मेथड की बात करूं कि हम वैल्यू ऑफ सप्लाई को कैसे कैसे पता लगा सकते हैं, तो एक होता है ट्रांजेक्शन वैल्यू, ठीक है। फिर आता है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ लाइक काइंड, मतलब वैल्यू जो होती है सप्लाई के गुड्स एंड सर्विसेज की। फिर आता है रेजिडुअल मेथड, जब कोई भी इन दोनों जो मैंने फर्स्ट और सेकंड मेथड बताए हैं आपको, ट्रांजैक्शन वैल्यू या फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये दोनों में से अगर फेल हो जाता है ये, तब हम थर्ड वाला यूज करते हैं, कौन सा, रेजिडुअल मेथड। बट इसमें अगर एक बात बताऊं मैं आपको, बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है इसमें बाय डिफॉल्ट मेथड रहता है, ठीक है। जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है उसको किस में डिटरमाइन करना चाहिए, INR में। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ,
value of supply should be determined in INR, मतलब कि इंडियन रुपीज में जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करना चाहिए। डिस्काउंट अगर एप्लीकेबल है तो उसको डिडक्ट करना चाहिए सेल प्राइस से, वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे सेल प्राइस से जो है हमने यहाँ पे डिस्काउंट को माइनस कर दिया है पहले। फिर हमें तीसरी बात कौन सी ध्यान रखनी चाहिए वैल्यू ऑफ सप्लाई में, कि जीएसटी जो है चार्ज होना चाहिए किस पे, वैल्यू ऑफ सप्लाई पर। मतलब कि जो यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया भी है, जो जीएसटी चार्ज होगा वो किस पे होगा, 95 रुपीज पर चार्ज होगा जीएसटी, और ना कि किस पर, सेल प्राइस पे। तो जीएसटी का चार्ज होना किस पे बनता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई पे, सेल ऑफ प्राइस पे, मतलब सेल प्राइस पे नहीं होता। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता है, कैसे यूज होता है। एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने आपको समझा दिया। रिलेटेड और अनरिलेटेड अगर पार्टीज होती है तो जीएसटी कैसे चार्ज होता है ये भी बता दिया है, और क्या एक्सक्लूड रहता है ये भी हाथों हाथ मैंने बता दिया है। ठीक है, तो आई होप सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। वैल्यू ऑफ सप्लाई भी कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई भी पहले हमने कर लिया था, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी। तो सभी कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई जो है यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब ये वाला जो सप्लाई का टॉपिक है ये अब एंड हो जाता है, क्योंकि हमने टाइप्स ऑफ सप्लाई भी पढ़ लिया है, कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई भी पढ़ लिया, और सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब कि सप्लाई कब कंसिडर करती है गवर्नमेंट ये भी समझ लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।